हेलो एवरीवन, दिस इज़ 100 डे चैलेंज फॉर 100 ट्रिक्स एंड टुडे इज डे नंबर 88। तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक मैं आपके लिए लेके आ चुका हूँ, डेट इज़ टॉप 10 6 ट्रिक्स फ्रॉम सरफेस केमिस्ट्री चैप्टर। तो दिस चैप्टर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम नीट एंड जेडबल पॉइंट ऑफ व्यू। तो पूरा वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। मैं एक चीज़ यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ, अगर वीडियो आपको हेल्पफुल हुआ तो लाइक कर दीजिएगा, अगर हेल्पफुल नहीं होता तो आप डिसलाइक कर सकते हो। बाद में पूरा वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा, मैं गारंटी ले सकता हूँ कि ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए हो सकती है। ट्रिक नंबर 1 की अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पे देखिए, अगर कोई सरफेस है, ठीक है, समझिए सरफेस है और एक मॉलिक्यूल वहाँ पे आता है, तो मॉलिक्यूल इसके साथ बाइंड होगा तो एक बॉन्ड बनती है, ठीक है। ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड एनर्जी हमेशा रिलीज होती है, ये चीज़ आपको याद रखनी है, ठीक है। एनर्जी हमेशा रिलीज होती है और उसको बोलते हैं हम डेल्टा एच विल बी नेगेटिव, ठीक है, जब बॉन्ड फॉर्म होगा। ये चीज़ें मैं बता रहा हूँ, फिर आपको ट्रिक बताता हूँ, ठीक है। सेकंड चीज़ आपको क्या याद रखनी है, रिएक्शंस कुछ ऐसे होते हैं जो खुद से बनते हैं। देखिए, रिएक्शन दैट टेक प्लेस बाय इट्स ओन, उसको हम क्या बोलते हैं, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। उसके अंदर डेल्टा जी की वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव होती है। अगर मैं ये थर्ड चीज़ बात करता हूँ, किस कोई कोई ऐसे रिएक्शंस होते हैं जिसमें आपको एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करना पड़ता है, जैसे कि आप हीट को देना पड़ता है, कुछ ना कुछ देना पड़ेगा, तो उसको हम क्या बोलते हैं, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस। एंड उसके अंदर डेल्टा जी की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव होती है। ओके, इन शॉर्ट अगर हम लोग एड्सॉर्प्शन की बात करते हैं तो एड्सॉर्प्शन में क्या होता है, दिस रिएक्शन इज ऑलवेज प्लेस बाय इट्स ओन, तो खुद से ही रिएक्शन होती है। होता क्या है, देखिए, अगर आपका सिंपली एक सरफेस है, वहाँ पे मॉलिक्यूल्स आते हैं, जब वो मॉलिक्यूल्स आते हैं तो धीरे धीरे उस पर बाइंड हो जाते हैं और बॉन्ड बना के बैठ जाते हैं। जैसे कि हमने बात किया बाय इट्स ओन हो रही है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, स्पॉन्टेनियस। तो यहाँ पे डेल्टा जी की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव होगी। अब यहाँ पे जब हम इनिशियली बात कर रहे हैं, जब मॉलिक्यूल्स आ रहे थे तो मॉलिक्यूल्स की रैंडमनेस बहुत ज़्यादा थी। रैंडमनेस ज़्यादा थी मतलब डेल्टा एस की वैल्यू पॉजिटिव थी, पर जब बाइंड हो गए, एड्सॉर्प्शन हो गया, तो डेल्टा एस की वैल्यू क्या हो गई, नेगेटिव हो गई। इन शॉर्ट दिस इज द ट्रिक, आपको याद रखना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ध्यान से सुनिएगा, डेल्टा एच, डेल्टा जी, डेल्टा एस, ऑल विल बी नेगेटिव, ऑलवेज नेगेटिव फॉर एड्सॉर्प्शन। तो इससे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, डेल्टा जी क्या है, डेल्टा एस क्या है, आपको तो याद रखना है, सब नेगेटिव होता है। ओके, दिस इज द फर्स्ट ट्रिक। सेकेंड ट्रिक में हम लोग जाते हैं। सेकेंड ट्रिक में आपको पता होगा एड्सॉर्प्शन दो टाइप के होते हैं, दैट फिजिकल एड्सॉर्प्शन एंड केमिकल एड्सॉर्प्शन। दो टाइप के एड्सॉर्प्शंस होते हैं। जब बॉन्ड जो है वीक बनेगा, जब मॉलिक्यूल और सरफेस के बीच में जब बॉन्ड वीक बनता है तो उसको हम बोलते हैं फिजिकल एड्सॉर्प्शन, याद रखिएगा। अगर वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना लेता है तो उसको हम बोलते हैं केमिकल एड्सॉर्प्शन, ठीक है। अब यहाँ पे हम कुछ मेथड्स देखने वाले हैं, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर देखने वाले हैं ऑन फिजिकल एड्सॉर्प्शन एंड केमिकल एड्सॉर्प्शन। यहाँ पे आप समझ चुके होंगे फिजिकल क्या है, केमिकल क्या है। अब उन पे हम लोग इफेक्ट देखते हैं टेम्परेचर का, कि टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है, इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ग्राफ रिलेटेड, ठीक है। देखिए, पहला जो है वो फिजिकल एड्सॉर्प्शन का है। ग्राफ देखिए क्या होता है, डिक्रीज होता है, स्लांट में आपको मिलेगा, ग्राफ स्लांट मिलेगा। यहाँ पे क्या हो रहा है, इनिशियली जो मॉलिक्यूल्स हैं वो सरफेस पे बाइंड होते हैं पर वीक बॉन्ड बनाते हैं। अब वीक बॉन्ड बनाते हैं तो थोड़ी सी भी आप एनर्जी दोगे, थोड़ा सा भी आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो बॉन्ड टूट जाएंगे, ठीक है। और बॉन्ड टूट जाएंगे मतलब फ्री हो जाएंगे, उसको हम बोलते हैं डिसॉर्प्शन। तो ये देखिए टेम्परेचर, यहाँ पे सिंपली आप याद रखिएगा कि ये जो बॉन्ड टूट जा रहे हैं इसलिए सिंपली डिसॉर्प्शन की वैल्यू डिक्रीज होती चली जाती है। यहाँ एक्स बाय एम क्या है, एम तो आपको समझ में आता होगा, मोलिकुलर मास है, पर एक्स क्या होता है, अमाउंट ऑफ मॉलिक्यूल, कितने अमाउंट मॉलिक्यूल वहाँ पे अटैच्ड हैं, समझ गए। ये चीज़ मैं अगर बात करता हूँ केमिकल एड्सॉर्प्शन की, ग्राफ देखिए, ध्यान से देखिएगा, ग्राफ ऐसे जाता है, इंक्रीज होता है देन डिक्रीज होता है एक पॉइंट पे आके। इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, शायद आपने पढ़ा होगा, रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट कन्वर्ट होता है कोई भी चीज़, एक पॉइंट होती है जहाँ पे वो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में बनने लगता है, उस पॉइंट को हम बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है। तो याद रखिएगा, जब इनिशियली बॉन्ड फॉर्म करना था तो आपको एनर्जी देनी पड़ रही थी। केमिकल में हमेशा याद रखिएगा, एनर्जी आपको देनी पड़ती है, ठीक है। जब एनर्जी दोगे तो वो फेवरेबल है, मतलब यहाँ पे टेम्परेचर क्या था, टेम्परेचर इंक्रीज करो बॉन्ड टूट जाएगा, डिसॉर्प्शन हो जाएगा, मतलब एड्सॉर्प्शन के लिए बेकार था टेम्परेचर। पर केमिकल में ये चीज़ एप्लीकेबल होती है, अच्छा होता है, फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड में काम आता है, बॉन्ड बनता है कब तक, एक पॉइंट तक, ठीक है। जैसे एक्टिवेशन एनर्जी क्रॉस होती है उसके बाद वो डिक्रीज होने लगता है, याद रखिएगा। उसके बाद टेम्परेचर अगर आप इंक्रीज करते हो तो वो फ्री हो जाते हैं।
दैट वाज ऑल अबाउट सेकंड ट्रिक। यहाँ पे ट्रिक नंबर हम 3 बात कर लेते हैं, डेट इज इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन फिजिकल एड्सॉर्प्शन एंड केमिकल एड्सॉर्प्शन। फिजिकल एड्सॉर्प्शन का देखिए एंड केमिकल एड्सॉर्प्शन का देखिए, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैंने देखा है क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, फिजिकल एड्सॉर्प्शन में क्या है, ग्राफ जो है इवेंचुअली इंक्रीज हो रहा है। देखिए जब प्रेशर है आपका इंक्रीज होते चले जा रहा है, पर यहाँ पे अगर हम बात करते हैं केमिकल में इंक्रीज होता है पर एक पॉइंट पे वो क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है। व्हाट इज द रीज़न, रीज़न बताइए। तो रीज़न मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं फिजिकल एड्सॉर्प्शन की, तो आपको पता होगा ये मल्टी लेयर फॉर्म करता है। मल्टी लेयर फॉर्म करता है मतलब एक सरफेस पे बहुत सारे मॉलिक्यूल एक साथ आ जाते हैं। समझ में आ गया? जब मॉलिक्यूल्स बहुत सारे आएंगे एक साथ तो आपको ज़्यादा प्रेशर देना पड़ेगा ना कि ये बाइंड एक साथ रहें, क्योंकि ज़्यादा मॉलिक्यूल है तो ज़्यादा प्रेशर देना पड़ेगा कि वो एक साथ बाइंड रहे। मतलब एन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। तो यहाँ पे प्रेशर इंक्रीज हो रहा है तो ही एड्सॉर्प्शन इंक्रीज होते जा रहा है। ये चीज़ क्लियर कर लिया आपने। पर यहाँ पे भी इंक्रीज तो हो रहा है पर एक कांस्टेंट क्यों हो जाता है, वो क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा होगा। रीज़न यहाँ पे सुनिएगा ध्यान से, क्योंकि ये सिंगल लेयर फॉर्म करते हैं। केमिकल वाले जो होते हैं, केमिकल एड्सॉर्प्शन हमेशा सिंगल लेयर करते हैं। सिंगल लेयर बनाने में आपको प्रेशर देना पड़ेगा। मतलब ये मॉलिक्यूल्स जो दूर दूर थे वो लेयर बनाने के लिए पहला लेयर आपको प्रेशर देना पड़ा, एड्सॉर्प्शन हुआ। उसके बाद आपको पता है सिंगल लेयर है, उसके बाद चाहे जितना मॉलिक्यूल लेके आओगे बाइंड होगा क्या, नहीं होगा। उसके बाद वो कांस्टेंट हो जाता है एंड दैट्स द रीज़न। ये थर्ड पॉइंट आपको ट्रिक याद रखनी है। नेक्स्ट इज हम लोग बात कर लेते हैं ट्रिक नंबर 4 की, फ्लॉक्यूलेशन वैल्यू, या आप इसको बोलते हैं कोएगुलेशन वैल्यू। उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मैं यहाँ पे क्वेश्चन बताऊंगा कैसे आपको सॉल्व करना है, ट्रिक बताने वाला हूँ, तो ध्यान से सुनिएगा। पहले हम डिस्कस कर लेते हैं फ्लॉक्यूलेशन होता क्या है, फ्लॉक्यूलेशन वैल्यू क्या होती है। अब कोलोइड्स आपको पता होगा, कोलोइड्स क्या होते हैं, जिनकी वैल्यू होती है 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर। ठीक है, यहाँ पे हम कोलोइड्स लेते हैं, ये कोलोइडल सॉल्यूशन है, समझिए पॉजिटिव चार्ज में मैंने लिया, यहाँ पे कोलोइडल सॉल्यूशन है। इसके अंदर आपको इलेक्ट्रोलाइट ऐड करते हो। इलेक्ट्रोलाइट मतलब यहाँ पे एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। आप यहाँ पे NaCl भी समझ सकते हो, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, सोच लिया। ठीक है, हमने क्या किया, एक कोलोइडल सॉल्यूशन एक बीकर में लिया था, उसके अंदर हमने क्या डाला, इलेक्ट्रोलाइट डाला, मतलब नमक डाल दिया है। अब इनिशियली क्या हो रहा था, जब हमने ये ऐड नहीं किया था तो ये पॉजिटिव चार्ज थे। अब पॉजिटिव पॉजिटिव थे तो एक दूसरे पे रिपेल कर रहे थे और दूर दूर थे। समझ में आ रहा है? और दूर दूर थे तो आपको सॉल्यूशन मिल रहा था, मतलब यहाँ पे एक मॉलिक्यूल यहाँ पे एक मॉलिक्यूल ऐसे मिल रहा था। पर जैसे ही आपने इलेक्ट्रोलाइट डाला क्या हुआ, पॉजिटिव नेगेटिव एक साथ आ जाएंगे, नेगेटिव जो है पॉजिटिव के साथ अटैक हो जाएगा और उसको क्या कर लेगा, न्यूट्रलाइज कर देगा। समझ रहे हो ये चीज़? जब ये पॉजिटिव न्यूट्रलाइज कर देगा तो वहाँ पे मॉलिक्यूल्स आपको ऐसे दिखेंगे, डॉट 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 जैसे हो जाएंगे, एक साथ आ जाएंगे। अब इसकी वजह से क्या बन जाता है, उसको हम बोलते हैं पीपीटी, प्रेसिपिटेशन हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें क्या सीखा, कोलोइड्स जो हैं इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पीपीटी बना लेते हैं और इसी को ही हम बोलते हैं कोएगुलेशन और फ्लॉक्यूलेशन। समझ गए ये चीज़? अब यहाँ पे बात आती है कि फ्लॉक्यूलेशन वैल्यू क्या होता है। फ्लॉक्यूलेशन हम समझ गए, कोलोइडल सॉल्यूशन जो है पीपीटी फॉर्म में बना दे उसको हम बोलते हैं फ्लॉक्यूलेशन। ठीक है, फ्लॉक्यूलेशन वैल्यू क्या होती है, हाउ मच मिलीमोल, ध्यान से सुनिएगा, हाउ मच मिलीमोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज एडेड टू 1 लीटर कोएगुलेटिंग सॉल्यूशन कन्वर्ट इनटू पीपीटी। इसका मतलब क्या है, आप कितना इलेक्ट्रोलाइट ऐड कर रहे हो, कितना मिलीमोल, याद रखिएगा कितना मिलीमोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट ऐड कर रहे हो टू कन्वर्ट 1 लीटर ऑफ कोलोइड इनटू पीपीटी, उसको हम बोलते हैं फ्लॉक्यूलेशन वैल्यू। यहाँ पे आप समझ लीजिए कि 5 ग्राम अगर आप ऐड कर रहे हो, 5 ग्राम ऑफ NaCl ऐड कर रहे हो, तो फ्लॉक्यूलेशन वैल्यू क्या होगा इसके लिए, 5 ग्राम। समझ रहे हो इस चीज़ को? क्वेश्चन देखने की ट्राई करते हैं, क्वेश्चन कैसे एग्जाम में पूछे जाता है और ट्रिक मैं बताता हूँ आपको, ध्यान से सुनिएगा। फॉर द कोएगुलेशन ऑफ 100 ml ऑफ आर्सेनस सल्फाइड सोल, तो यहाँ पे एक जो सॉल्यूशन दिया गया है, ये जो आपका सोल है कोलोइडल सोल, वो क्या है, आर्सेनस सल्फाइड। कितना है, 100 ml आपको सॉल्यूशन दे दिया गया है। इसमें ऐड क्या कर रहे हो आप, NaCl ऐड कर रहे हो, मतलब इलेक्ट्रोलाइट ऐड कर रहे हो। कितना इलेक्ट्रोलाइट ऐड कर रहे हो आप, 5 ml ऐड कर रहे हो। ठीक है, हम मान लिया 5 ml, पर उसका मोलरिटी दिया गया है 1 मोल। ठीक है, पूछा गया है व्हाट इज द फ्लॉक्यूलेशन वैल्यू ऑफ NaCl, तो यहाँ पे NaCl की फ्लॉक्यूलेटिंग वैल्यू क्या है,
वो फाइंड करनी है आपको। सिंपल सी बात है, यहाँ पे फ्लॉक्यूलेटिंग वैल्यू नहीं दी गई है क्योंकि फ्लॉक्यूलेटिंग वैल्यू किस में होती है भैया, हमने क्या सीखा, मिलीमोल्स में होता है इलेक्ट्रोलाइट। हमें क्या दिया गया है देख लीजिए, ध्यान से देखिएगा, ml में दिया गया है ऑफ 1 मोलैरिटी। अब मोलैरिटी का फॉर्मूला आपको पता रहता है, ध्यान से सुनिए, पूरा प्रोसेस मैं सिखाऊंगा आपको। मोलैरिटी का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, N/V इंटू 1000 होता है। यहाँ पे N हमें पता है नहीं, मोल नहीं पता है। मोलैरिटी आपको दे दिया गया है कितना, मोलैरिटी 1 दिया गया है। वॉल्यूम दिया गया है कितना, 5 लीटर इंटू 1000 कर दीजिए, तो यहाँ से हमें क्या मिल गया, N मिल गया। अब N हमें क्या मिला, 5 इंटू 10⁻³ मोल मिला। इसको मिली मोल्स में कन्वर्ट कर लीजिए तो ये जो है आपका M बन जाएगा, मिली बन जाएगा 10⁻³ तो क्या बन गया, 5 मिली मोल्स। समझ गए। तो कितना आप ऐड कर रहे हो, NaCl 5 मिली मोल्स ऐड कर रहे हो। पर हमें क्या हमेशा याद रखिएगा, फ्लॉक्यूलेटिंग वैल्यू इज ऑलवेज फॉर 1000 ml। यहाँ पे कितना दिया गया है आपको, 100 ml। तो कैसे कैलकुलेट करोगे, 100 के लिए हमने कैलकुलेट किया 5 होता है, 5 आपको मिला है, तो 1000 के लिए कितना होगा, द आंसर विल बी 50। तो फ्लॉक्यूलेटिंग वैल्यू क्या निकली आपकी, 50। सिंपल सा, सिंपल, बस ये आप याद रखिएगा, ठीक है। कुछ और चीज़ें हम डिस्कस कर लेते हैं। एक क्वेश्चन आपको ऐसा पूछ लिया जाएगा, विच इज़ गुड फ्लॉक्यूलेटिंग एजेंट, ऐसा पूछ लेंगे। यहाँ पे 2 एग्जाम्पल देंगे, देखिए AgCl3 और NaCl, 2 दिया गया है, आपको पूछा गया विच इज़ गुड फ्लॉक्यूलेटिंग एजेंट, कौन सा अच्छा है। यहाँ पे कुछ वैल्यू दे दी गई है आपको क्या ढूंढना है, हमेशा लेस वैल्यू ढूंढना है। कैसे, आप सोचिए, एक बीकर में आपको 1 ग्राम कुछ ऐड करके सॉल्यूशन बनाना है या 50 ग्राम ऐड करके सॉल्यूशन बनाना है, तो कौन सा आपके लिए अच्छा है, 1 ग्राम वाला अच्छा है। जितना कम हम लोग ऐड करेंगे और सॉल्यूशन बन जाए उतना अच्छा आपके लिए है। तो यहाँ पे हम लोग लेस वैल्यू ऐड करने की सोचना, जो लेस वैल्यू होगा वही बेस्ट फ्लॉक्यूलेटिंग एजेंट होगा। इससे मतलब क्या पता चलता है, कोएगुलेटिंग पावर या फ्लॉक्यूलेटिंग पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू कोएगुलेशन वैल्यू। नहीं समझ में आ रहा है ये चीज़, इतना ही आप याद कर लीजिए, बस लेस वैल्यू आपको ढूंढनी है। ट्रिक नंबर 5 हम देख लेते हैं, तो शायद आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगा डिटेल में। देखिए अभी जैसे कि मैंने आपको पीछे सिखाया, AlCl3 और NaCl3 में कौन सा बेस्ट फ्लॉक्यूलेटिंग एजेंट है, हम लोग लेस करके ढूंढ सकते थे, वो तो ट्रिक था। पर इसको समझाया किसने था, हार्डी सेजुल रूल्स ने यह समझाया हुआ था। क्या उसने बोला था, मोर इज द चार्ज, मोर इज द कोएगुलेटिंग पावर। यहाँ पे हम एजेंट की बात कर रहे थे, बेस्ट कौन सा है, लेस ढूंढिएगा आपको मिल जाएगा। पर यहाँ पे हम फ्लॉक्यूलेटिंग वैल्यूज़ की आप समझ लीजिए, या फ्लॉक्यूलेटिंग पावर या कोएगुलेटिंग पावर आपको पूछ लिया जाए, ऐसे कुछ चार्ट दे दिए जाए, समझिए 3 चार्ट दे दिए गए हैं, आपको पूछा गया है विच इज़ दी हैविंग हाईएस्ट कोएगुलेटिंग पावर। तो आपको क्या वो देखना है हमेशा, मोर इज़ दी चार्ज, मोर इज़ दी फ्लॉक्यूलेटिंग वैल्यू या कोएगुलेटिंग पावर। यहाँ पे चार्ज किसके पास सबसे ज़्यादा है, Al के पास सबसे ज़्यादा है, तो ये सबसे ज़्यादा होगा फ्लॉक्यूलेटिंग वैल्यू में या पावर में, देन Mg और देन Na। यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ नेगेटिव चार्ज है इसके लिए, तो नेगेटिव चार्ज में देख लीजिए यहाँ पे -4 इज़ दी वेस्ट, तो ये सबसे ज़्यादा कोएगुलेटिंग वैल्यू या पावर दिखाएगा, और ऐसे ही फ्लॉक्यूलेटिंग वैल्यू या पावर दोनों सेम ही है दिखाएंगे। समझ रही हो चीज़। तो ये ट्रिक नंबर 5 था, आपको देखना है मोर दी चार्ज, मोर दी कोएगुलेटिंग पावर। नेक्स्ट लास्ट ट्रिक, जिसमें बहुत स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं, ये चैप्टर में सबसे एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे कंफ्यूजन आती है सारे स्टूडेंट्स को, ये पॉइंट है, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। अगर मैं 2 बीकर लेता हूँ, बीकर नंबर 1 में अगर मैं KI सॉल्यूशन लेता हूँ और उसमें AgNO3 ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। सेकेंड बीकर में हम ले रहे हैं AgNO3 और उसके अंदर क्या ऐड कर रहे हैं, KI ऐड कर रहे हैं, तो बीकर नंबर 1, बीकर नंबर 2, ओके। यहाँ पे डिस्पर्शन मीडियम मतलब जिसमें हम ऐड कर रहे हैं वो क्या है आपका AgNO3, और यहाँ पे डिस्पर्शन मीडियम क्या है आपका KI। हम पहले में देखते हैं सॉल्यूशन कैसे होगा, रिएक्शन कैसे होगा। AgNO3 आपने डाला, किसके अंदर डाला हुआ है, यहाँ पे KI के अंदर डाला है। रिएक्शन देखते हैं कैसे होगा, Ag जो है ये I के साथ बाइंड हो जाएगा और क्या बना लेगा, AgI बना लेगा, और KNO3 बाहर निकल जाएगा। समझ रहे हो। पर ये जो AgI होता है, ये जो बन के रेडी हुआ, आपने समझिए डाला, मिक्स करके एक मिक्सर बना दिया, सॉल्यूशन बना दिया, तो उससे क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा आपको, ये जो आपने बनाया भैया AgI वाला जो सॉल्यूशन आपने बनाया, इसके ऊपर चार्ज कौन सा है, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा। पॉजिटिव चार्ज है कि नेगेटिव चार्ज है, कौन सा चार्ज है, ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं आपको। ध्यान से सुनिएगा,
जब 2 सॉल्यूशन आप ऐड करते हो और उसके बाद आपको पूछा जाएगा कि कौन सा चार्ज है, तो आपको कैसे सॉल्व करना है वो चीज़ मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। तो ये जो AgI होता है, मिक्स करने के बाद जो AgI मिला वो हमेशा इनसॉल्युबल पीपीटी होता है। मतलब आपको ऐसे दिखेगा मॉलिक्यूल्स AgI AgI AgI। पहले में हम बात करते हैं एक्सेस कौन था। हमेशा याद रखिएगा एक्सेस कौन रहता है, ज़्यादा कौन लेते हो आप, जो मीडियम है, जो ऐड करते हो हमेशा कम रहता है, ठीक है। तो यहाँ के आई जो है, इसमें से आई जो है वो आके यहाँ पे बाइंड होगा। मतलब आप ऐसा समझिए AgI 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 के तो मॉलिक्यूल्स तो बनेंगे इनसॉल्युबल पीपीटी, पर कब तक बनेंगे ये, क्योंकि छोटे अमाउंट में बनेंगे। आप सोचिए बीकर में AgI मिला, पर क्या है, ध्यान से देखिए, AgI आपको तो मिल गया ऐसा सोच लीजिए, पर यहाँ पे सोचिए कि एक्सेस क्या है, ज़्यादा अमाउंट किसकी है, KI की है, तो KI भी यहाँ पे तैरता रहेगा, समझ रहे हो साथ में। तो KI में से जो I है वो यहाँ पे सरफेस में आ जाएगा और आपको कौन सा चार्ज मिलेगा, ये नेगेटिव चार्ज सॉल्यूशन मिलेगा। ध्यान से सुनिए, KI था इसीलिए आपको नेगेटिव चार्ज सॉल्यूशन मिला, पर यही चीज़ मैं सेकंड की बात करता हूँ, एक्सेस क्या है, AgNO3 है, तो यहाँ पे क्या आएगा, Ag सरफेस पे आ जाएगा और पॉजिटिव चार्ज सॉल्यूशन मिलेगा, ठीक है। अब स्टूडेंट्स को क्वेश्चन कहाँ होता है, मैं ध्यान से सुनिएगा, कुछ स्टूडेंट्स को क्वेश्चन कहाँ होता है, हमने यहाँ पे NO3 भी तो ले सकते थे भाई, आपने यहाँ पे Ag ही क्यों लिया सरफेस पे, ऐसा पूछते हैं स्टूडेंट्स। तो आपको क्या देखना है हमेशा, ये जो आपने बनाया है ना AgI, जो इंसॉल्युबल पीपीटी बनता है, उसमें कॉमन कौन है, मीडियम में से कॉमन कौन है, ध्यान से देखिए, AG आपको कॉमन कौन सा दिख रहा है, AG दिख रहा है ना, तो सरफेस पे आपको AG लेना है। ध्यान से देखिए, अगर मैं इनकी कंपेयर करता हूँ इसकी मीडियम की, तो कॉमन कौन सा है यहाँ पे, I कॉमन है, तो सरफेस पे आपको I लेना है और ये नेगेटिव चार्ज सॉल्यूशन बनेगा और ये पॉजिटिव चार्ज सॉल्यूशन मिलेगा। तो दैट वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो। जस्ट हम लोग एक ओवरव्यू जल्दी जल्दी ले लेते हैं, ध्यान से देखिए। पहला हमने क्या सीखा, सिर्फ सिंपली देखा कि हमने क्या क्या चीज़ें होती हैं और हमने उसके फंडामेंटल्स क्लियर किए अकॉर्डिंग टू थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। तो ये ट्रिक याद रखना है, सब नेगेटिव होता है। सेकेंड में हमने देखा कि ग्राफ कैसे काम करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर ग्राफ याद रखना है, ऑन द बेसिस ऑफ प्रेशर फिजिकल और केमिकल एड्जॉर्प्शन पे कैसे होता है, वो चीज़ें मैंने रीजन के साथ आपको एक्सप्लेन की। ट्रिक नंबर 4 में हमने क्या देखा, फ्लॉक्यूलेटिंग वैल्यू कैसे कैलकुलेट किया जाता है, फ्लॉक्यूलेटिंग वैल्यू होता क्या है। ट्रिक नंबर 5 में हमने क्या देखा, हार्डी सेजुअल रूल देखा, मोर दी चार्ज मोर दी कोएगुलेटिंग पावर। ट्रिक नंबर 6 में हमने क्या देखा कि कौन सा चार्ज, जब आप दो सॉल्यूशन मिक्स करते हो, दो कोलोइडल सॉल्यूशन मिक्स करते हो, तो कौन सा कोलोइडल सॉल्यूशन एज अ रिजल्ट बनेगा, उसके ऊपर चार्ज कौन सा होगा, वो क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चार्ज के बारे में मैंने आपको डिस्कस किया, कैसे आपको पता करना है। तो डैट वॉज ऑल अबाउट दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, गिव्स अ थम्स अप, जरूर इसको लाइक करके जाइएगा, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, बहुत ज़रूरी है मुझे, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। चैनल को हमें जल्दी से जल्दी ग्रो करना है, क्योंकि आज ये 117 वीडियो मैं यहाँ पे बना चुका हूँ। हमें जितनी भी स्टूडेंट्स हमारे साथ कनेक्ट होते हैं उतना अच्छा रहेगा। आप हमें टेलीग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, बहुत सारे स्टूडेंट्स वहाँ पे पहले से ही कनेक्टेड हैं, 250 हमारी फैमिली हो चुकी है वहाँ पे भी। डेली मैं वहाँ पे क्वेश्चंस डालता हूँ, हैंड रिटन नोट्स, PDF और बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे अवेलेबल मैं करा चुका हूँ। डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगी, उस पर क्लिक करके आप डायरेक्टली ज्वाइन हो सकते हो, या डायरेक्टली इस नाम से जाके सर्च कर सकते हो टेलीग्राम पे। थैंक यू।